नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअली अभी तक इस पेपर के, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके एक यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड सेकंड यूनिट में भी ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में आपका ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट होगा। तो अगर आप चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड आपने अगर सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या करना है कि आपको सिंपल चैनल पर विजिट करना है एंड जिस भी टॉपिक्स को, जिस भी पेपर्स को एंड जिस भी यूनिट्स को कवर करना है, आप चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के हों या फिर बीएड सेकंड सेमेस्टर के, तो फर्स्ट पेपर के हमने सारे वीडियोस अपलोड करी है गाइस। सो एंड इफ यू गाइस वांट टू टेक नोट्स, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट नोट्स फ्रॉम देयर। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एंड जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर जरूर से जुड़ जाइए। एंड उसी से जुड़ करके बहुत सारे बच्चों को उसका बेनिफिट मिला है, तो आई वांट कि हाँ आपको भी वो बेनिफिट मिले। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड आपको कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी सवाल होंगे, कोई भी क्वेश्चन होंगे, सो प्लीज़ डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम ऑन एंड वी विल टॉक देयर। एंड वन मोर थिंग, हाँ, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे। सो प्लीज़ आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ें एंड बिल्कुल आप वहाँ से नोट्स वगैरह ले सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। जैसा कि ये सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा कैसा टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, आप एक बार अपना सिलेबस चेक करिए, वहाँ से ही हमने इसको लिया है। तो बिल्कुल इस टॉपिक का नाम ही इतना बड़ा है, इसका नाम क्या है, ये हम लोग एक बार इसको देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन, मतलब ब्रिटिश का जो जो इनकी गवर्नमेंट थी, उसको परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया के लिए जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई गई थी फ्रॉम 1857 टू 1947, मीन्स 1857 से 1947 तक, विद डीप implications फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल कॉन्सियंस। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश यानी कि जो भारतीय सरकार की शिक्षा नीति 1857 से लेकर के 1947 तक, जिसके सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्रीय चेतना पर गहरे प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े, किस तरीके से वो पॉलिसीज बनाई गई, इसका समाज पर, इसका आर्थिक रूप से राष्ट्रीय चेतना पर कितना प्रभाव पड़ा और कैसा प्रभाव पड़ा, बिल्कुल हमें इस टॉपिक में यही सारा सब कुछ कवर करना है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। ओके, सबसे पहला इसका जो इसकी अवधारणा है वो क्या है, क्या नहीं है, आइए एक बार इसको देखते हैं। सो व्हाई एजुकेशन मैटर्स फॉर सोसाइटी एंड नेशन, कि क्या कारण हो सकता है, वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि शिक्षा का समाज और राष्ट्र से क्या होता है, संबंध होता है, और वो भी बहुत गहरा संबंध होता है यार। कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी सोसाइटी हो या फिर कोई भी राष्ट्र हो, तो सबका जो सबसे गहरा संबंध होता है ना, वो या तो खुद अपने आप से होता है या फिर अपनी शिक्षा से, अपनी नॉलेज से होता है। और डेफिनेटली यही आपके रियल क्या होते हैं, यही आपके रियल पार्टनर होते हैं, यही आपके रियल दोस्त होते हैं, यही आपके रियल फ्रेंड होते हैं। अगर आपने खुद पे एंड शिक्षा पर क्या करा, अपना कमांड कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो एजुकेशन इज नॉट मेयरली ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कि शिक्षा का बिल्कुल यह मतलब नहीं होता है कि केवल ज्ञान का स्थानांतरण होना है, फिर ज्ञान का हस्तांतरण या फिर ज्ञान का आदान प्रदान हो, बल्कि इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट शेप्स, मतलब एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो क्या करती है कि जिसके थ्रू इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, मीन्स आर्थिक उत्पादकता होती है, मीन्स आर्थिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ लाइक अपने आप में स्टेबल हो सकते हैं, हम कुछ इकोनॉमिकली कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्लास स्ट्रक्चर, मतलब वही ना कि एक प्रकार से क्लास स्ट्रक्चर मतलब एक वर्ग संरचना बना सकते हैं कि हाँ ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, इस वर्ग का। फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि इसके थ्रू राजनीतिक जो अवेयरनेस होती है, जो राजनीतिक जागरूकता होती है, राजनीतिक जागरूकता है ना, इन सब पे क्या होता है, इसका पूरा फोकस होता है। फिर नेशनल आइडेंटिटी, कि इसके थ्रू हम अपने नेशन को,
हम अपने राष्ट्र को एक पहचान दिला सकते हैं। हम अपनी साथ ही साथ अपनी फैमिली की, अपने समुदाय के एंड इससे भी बढ़ के जो हमारा अपना नेशन है, जो हमारा अपना राष्ट्र होता है, जो हमारा अपना ड्रेस होता है, जो हमारी अपनी कंट्री होती है, उसको क्या कर सकते, एक पहचान दिला सकते हैं कि हाँ वी आर इंडियन एंड वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम दिस फैमिली, सो इट्स माई एजुकेशन। तो इस तरीके से हमारा एक रुतबा बनता है। Therefore, इसलिए कि एनी एजुकेशन पॉलिसी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल कंसाइंस, मतलब कि एजुकेशनल जो पॉलिसी होती है, जो शिक्षा नीतियां बनाई जाती है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स प्रभावित करती हैं किसको, जो हमारा सामाजिक आर्थिक विकास होता है और जो हमारी सामाजिक एक प्रकार से जागरूकता होती है, फिर जो हमारी चेतना होती है उस पर क्या करती है, इस पर अपनी पूरी प्रभाव डालता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, यानी कि जो इसका प्रभाव है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स मानव संसाधन पर, इस जो मानव संसाधन निर्माण पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, किसका, शिक्षा का। ठीक है, तो आइए एक बार हम इसको देखते हैं। सो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी डेलिबरेटली अवॉइडेड मास लिटरेसी एंड स्किल फॉर्मेशन, कि जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, मतलब जो ब्रिटिश शिक्षा नीति थी, वो क्या करती थी, अवॉइड करती थी किसको, जो आम जनता, जो जनता की शिक्षा को लेकर के एंड स्किल फॉर्मेशन, और जो हमारी जो कौशल, एक प्रकार से बोल सकते हैं कौशल विकास, इनको प्रभावित करती, इनको इग्नोर करती थी। एजुकेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू, मतलब जो यह शिक्षा थी वो स्ट्रिक्ट करती थी किसको, मतलब वो एक प्रकार से सीमित रखती थी, मीन्स लिमिटेड रखती थी। इसके लिए क्लरिकल स्किल, मतलब कि सिर्फ ये क्लरिकल मीन्स वही ना कि बाबू वाली शिक्षा देते थे कि आपको हम प्रिंसिपल नहीं बना सकते, हम आपको मैनेजर नहीं बना सकते, हम आपको बस इतना ही बना सकते कि आप बाबू वाला काम करो, आप क्लर्क का काम करो, इवन हम आपको टीचर भी नहीं बना सकते हैं। ये ब्रिटिश शिक्षा की, जो ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी, उसकी जो पॉलिसी थी, उसकी जो नीतियाँ थी, वो इसी को ही डिफाइन करके रखती थी। फिर लिटरेसी नॉलेज, कि ये क्या करती थी, लिटरेरी नॉलेज, इसका क्या मतलब होता है कि साहित्यिक ज्ञान तक ही सीमित रखती थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो व्यवस्था कह सकते हैं, फिर प्रशासनिक उपयोगिता, बस यहाँ तक। उसके बाद एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होता था कि वर्क फोर्स लैक टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कि यहाँ पर किसका लैक होता था, यहाँ पर श्रमिक वर्ग है ना, तकनीकी रूप से लैक कर जाते थे, मतलब उसमें वो सक्षम नहीं हो पाते थे, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। सो प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल डिड नॉट डेवलप, तो इसके थ्रू क्या होता था कि उत्पादक जो मानव संसाधन होता था वो विकसित नहीं हो पाता था। इसके थ्रू क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन शैलो एंड डिपेंडेंट, तो इसके थ्रू हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता था, जो हमारी आर्थिक वृद्धि होती थी, वो क्या हो जाती थी, वो शैलो एंड डिपेंडेंट, वो स्लो हो जाती थी और वो हम उन पे डिपेंड हो जाते थे। इस हमारी जो इंटरडिपेंडेंस थी, जो हम स्वतंत्रता थी, वो हमारी छिन जाती थी। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर अब रोजगार पर इसका इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, इसका क्या रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, एक बार इसको देखते हैं कि एक बार इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश एजुकेशन, यानी कि जो ब्रिटिश शिक्षा थी, वो क्या करती थी कि क्रिएटेड एन ओवर सप्लाई ऑफ क्लर्क, ये क्रिएट करती थी क्या, बस हमें क्लर्क के ही रूप में निर्धारित करती थी, समय हमारी बस उतनी ही शिक्षा देते थे वो, या फिर हमें उस लायक ही बनाते थे कि हम क्लर्क ही बन के रह जाए, यानी कि हम बाबू ही बन के रह जाए और कुछ हम ना बन पाए। इग्नोर्ड एग्रीकल्चर, चूंकि जो भारत था वो शुरुआत से ही क्या था, कृषि प्रधान देश था, बट स्टिल ये हमारी जो कृषि थी इसको ये इग्नोर करके रखते थे, या फिर कृषि से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं देते थे इस तरीके से। फिर इंडस्ट्री एंड क्राफ्टमैनशिप, इसका क्या मतलब होता है, इसकी हिंदी एक बार मैं चेक करती हूँ कि यहाँ क्या है। हाँ, कृषि उद्योग और शिल्प की क्या करते थे, उपेक्षा करते थे, मतलब उनकी एक प्रकार से उनको नकारते थे, उनको इग्नोर करते थे। फिर इनकरेज जॉब सीकिंग नॉट जॉब क्रिएशन, मीन्स ये हमें इस तरीके से बनाते थे कि हम जॉब के लिए परेशान हो, हम जॉब की तलाश करें, बट नॉट द जॉब क्रिएशन, लेकिन हमें उस लायक नहीं बनाते थे कि हम जॉब को खुद से क्रिएट कर पाए। सोचिए इनकी क्या मेंटालिटी थी, क्या इनकी पॉलिसीज थी हमको लेकर के, सोच लीजिए। फिर अगला, दिस डिस्टॉर्टेड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, और इसी के थ्रू क्या होता था कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न होता था वो डिस्टॉर्ट हो जाता, मीन्स वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय होने लगता था, उसमें कुछ इजाफा नहीं हो पाता था। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर इंक्रीज्ड एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर देखा जाए आज के टाइम पे भी वैकेंसीज कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है, और इसके थ्रू क्या होता था कि
एजुकेटेड जो एम्प्लॉयमेंट होता, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो बेरोजगारी थी, शिक्षित बेरोजगार हमारे यहाँ पे पर्याप्त हो जाते थे और हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती थी। इससे क्या होता था कि रिड्यूस्ड इंटर इंटर क्या लिखा है, इंटर पर्सनल स्प्रिट, इसके थ्रू क्या होता था, इसमें होता था कि हाँ उद्यमशीलता इससे क्या हो जाती थी, वो कमजोर हो जाती थी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सो इकोनॉमी बिकेम सर्विस ओरिएंटेड बट अनप्रोडक्टिव, मीन्स जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या हो जाती थी, वो सर्विस ओरिएंटेड होती थी बट अनप्रोडक्टिव, मीन्स उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती थी, उसमें कुछ लाइक प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। इस तरीके की हमारी जो इकोनॉमी थी वो हो पा रही थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, जरूर से आप में कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगला है इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मीन्स औद्योगिक व तकनीकी विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता था। अब एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि द ब्रिटिश इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सॉरी इंटेंशनली रिस्ट्रिक्टेड, जो ब्रिटिश थे वो मतलब लाइक प्रकार इंटेंशन के साथ, मीन्स एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ वो रिस्ट्रिक्ट करते थे क्या, टेक्निकल एजुकेशन, कि हमें तकनीक का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग होती थी इसको भी वो रोक के रखते थे। इसके पीछे का रीजन था वो क्या था कि एन इंडस्ट्रियली स्किल पॉपुलेशन कुड चैलेंज कॉलोनियल इकोनॉमिक कंट्रोल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका क्या मतलब है कि अगर इसका क्या रीजन होता है कि औद्योगिक कौशल, इससे क्या होता है कि आत्मनिर्भरता और प्रतिरोध को जन्म दे सकता था, कि अगर ये औद्योगिक रूप से इनके अंदर जागरूकता आ जाएगी तो ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये हमारा विरोध करने लगेंगे। तो हम उस इन्वायरमेंट को नहीं क्रिएट करना चाहते। हम इनको टेक्निकली, इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं देंगे, अगर देंगे तो बस बाबू ही बना करके रखेंगे, उससे ज़्यादा इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं बिल्डअप होने देंगे, ऐसी इनकी मान्यता थी। उसके बाद इसमें क्या होता था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, हाँ तो इससे क्या होता था कि भारत जो होता उसका जो औद्योगिक पतन था वो शुरू हो रहा था। आई मीन उसको ये इसी ही रास्ते पे ले जा रहे थे कि हाँ इनको टेक्निकली आगे नहीं जाने देंगे। फिर डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब इसका क्या है कि इसके थ्रू हम जो ब्रिटिश लाइक वस्तुएं थी उस पर हम निर्भर हो जाते थे, है ना। फिर एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रेंथेड इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन, कि इसके थ्रू फिर क्या होता है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो इकोनॉमिक एक्सप्लोशन को क्या करती थी, वो स्ट्रेंथ करती है। ये आगे हम देखते हैं कि हाँ इसमें आखिर होता क्या है, मतलब वही ना कि शिक्षा नीति आर्थिक शोषण का औजार बनी, इस तरीके से जो उस टाइम की शिक्षा थी। सॉरी वो हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन सोशल मोबिलिटी एंड इन इक्वालिटी, मतलब इसका क्या है कि सामाजिक गतिशीलता और असमानता पर इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि एजुकेशन रिमेन एक्सेसिबल मेनली टू व्हाट, कि अपर कास्ट, अर्बन इलेट, इकोनॉमिकली प्रिजिबल्ड ग्रुप्स। उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ फेल्ड बिकॉज कास्ट रिजिडली इकोनॉमिक बैरियर्स। इसका क्या क्या अर्थ है हम इस बार इसमें देखते हैं कि शिक्षा मुख्यतः क्या रही, वो सीमित रही और उच्च जातियों तक ही रह पाए, और शहरी अभिजात वर्ग यानी कि जो गांव के, जो अर्बन एरिया के लोग थे उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक, मतलब जिनके पास अच्छा पैसा होता था, जो राजा राजघराने से होते थे या फिर जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, बस उन्हीं तक ही शिक्षा पहुंच पा रही थी। फिर वही ना डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की निस्यंदन सिद्धांत विफल हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ था, अच्छा आपको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में पता होगा, इसका यही मतलब था कि शिक्षा बस उन तक ही पहुंच पाती थी जो उच्च घराने से लोग थे, जिनके पास अच्छी आर्थिक स्थिति जिनकी, बस उन तक ही शिक्षा पहुंच पा रही थी। फिर इसके बाद क्या होता था कि जातिगत कठोरता हुई, फिर आर्थिक बाधाएं हुई, जिससे क्या परिणाम हुआ कि शिक्षा सामाजिक असमानता को तोड़ने के बजाय मजबूत करने लगी। जब ये सारी बाधाएं हमने देखा, फिर उस पर हमने चर्चा करी, तो जो हमारी सामाजिक असमानता थी उसको तोड़ने के बजाय क्या करने लगी, मजबूत करने लगी, मतलब और उसको स्ट्रांग बनाने लगी कि हाँ इसको और स्ट्रांग किया जाए। फिर अगला देखते हैं क्या क्या चीजें, कि इम्पैक्ट ऑन रूरल इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, मीन्स इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ब्रिटिश शिक्षा से क्या क्या चीजें होती है कि ग्रामीण जीवन से असंबंध थी, मतलब हैड नो लिंक विथ रूरल लाइफ,
वही ना कि ग्रामीण जीवन से, ग्रामीण क्षेत्र से या फिर ग्रामीण लोगों से इनका कोई भी वास्ता नहीं था। उसके बाद है डिसक्रेडिटेड इंडिजिनियस नॉलेज, मतलब ये देसी ज्ञान को क्या करती, हीन बनाती थी। यानी कि जो हमारी अपनी अपनी लाइक नॉलेज थी, जो हमारा अपना ज्ञान था, इसको उभर के सामने नहीं आने देती, इसको पीछे धकेलने के हमेशा प्रयास में लगी रहती थी। कौन? जो आपकी ब्रिटिश शिक्षा नीति थी। फिर अगला, शिक्षा को स्थानीय अर्थव्यवस्था से काट देती थी। मतलब जो शिक्षा थी, जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था थी, उसी से इसको मात दे देती थी। उसको आगे तो जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि पारंपरिक कौशलों का पतन, यानी कि जो हमारी लाइक जो हमारे पारंपरिक स्किल्स थी, जो हमारे कौशल थे, उनका पतन, और ग्रामीण गरीबी में वृद्धि। जो हमारी लाइक गांव में हमारी जो गरीबी देखी जाती, जो पॉवर्टी देखी जाती, जो अशिक्षा देखी जा रही थी, जो इनइक्वालिटी देखी जाती, उसको इन्होंने बरकरार रखा, उसको कम करने की कोशिश नहीं किया। फिर अगला हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट। अब इसके थ्रू सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन कैसा कैसा देखने को मिलता है, इस पे एक नज़र डालते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी क्या करती थी कि फेल टू प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो समावेशी विकास था ना, उसको लाने में क्या होती थी, वो असफल रही। और सब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट इंडियन इकोनॉमी, मतलब इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि जो औपनिवेशिक शासन की सेवा ना, वही करती रही। और जो हमारा लाइक इंडियन इकोनॉमी थी, उसको क्या करती, वो एक प्रकार से ना बोले कि इसको डिक्रीज करती रही, मतलब नीचे की तरफ लाती रही। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, मीनिंग ऑफ द नेशनल कॉन्शियंस, मतलब राष्ट्रीय चेतना का क्या अर्थ है ना। एक बार इसको देखते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम बात इसकी करते हैं, है ना, तो इसमें क्या है, एक मिनट। सो नेशनल कॉन्शियस मीन्स वही ना कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है कि अवेयरनेस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब राष्ट्रीय जो साझा राष्ट्रीय पहचान की अनुभूति, मतलब हम एक हैं। हमारी जो राष्ट्रीयता है, डजंट मैटर कि हम किस धर्म से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, किस समुदाय से हैं, हमारी एज क्या है, बट स्टिल वी आर ओनली वन, कि वी आर लाइक वी आर इंडियन। बस यही, इसी को हमें लाइक इनको दिखाना था, और यही हमारी मान्यता भी होनी चाहिए। फिर रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स मीन्स राजनीतिक अधिकारों को क्या होती है, समझ होती है। फिर डिस्क्राइब फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स आत्मनिर्णय की आकांक्षा। फिर यही हमारी राष्ट्रीय चेतना के अर्थ को क्या करती है, वो डिफाइन करती है। फिर पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन मीन्स जो ब्रिटिश शिक्षा थी, जो उसका विरोधाभासी स्वरूप था, वो क्या था कि ब्रिटिश एजुकेशन एम टू क्रिएट, क्या क्या वो क्रिएट करना चाहते थे कि लॉयल एंड सबमिसिव सब्जेक्ट, कि एक ऐसा सब्जेक्ट का निर्माण किया जाए जो वफादार या फिर आज्ञाकारी बना सके। मीन्स हमें ऐसी शिक्षा देनी है कि जो हमारे अपने लिए लॉयल हो, ना कि वो इंडियन अपने लिए हो पाए, वो हमारे लिए हो पाए। और क्या हो, और वो लाइक हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे पे आज्ञा करने जैसा उनके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए। मतलब हमें आज्ञा देने जैसा नहीं, हमारी आज्ञा का पालन करें, उनके अंदर ऐसी सोच विकसित होनी चाहिए। फिर बट इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस, बट इसके बावजूद भी इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, वो हम देखते हैं कि लिबरल आइडियाज, रैशनल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कि देखो जो एक प्रकार से कह सकते हैं ना, जो मनमानी है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो उदारवादी विचार, तर्कशील चिंतन और स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा भी कहाँ से हमें शिक्षा के उद्देश्य से मिलती है। देखिए हर एक कह सकते हैं, हर एक एक वर्ड में उसके प्रॉस भी होते हैं, उसके कॉन्स भी। अब हम उसको किस वे में लेते हैं, जब हमें लगा कि ये हमारे पे ही शासन करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, इसके थ्रू फिर हमें अपनी थोड़ी सी जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, उसको बरकरार करके हमें उस पर फिर अपनी बुद्धिमत्ता को एक प्रकार से उजागर करके हमें अपने वे में चीज़ों को लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हम गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यही विरोधाभास राष्ट्रवाद का, जो इनका अपना विरोधाभास था, किसका, ब्रिटिश शिक्षा का, कि हमारे राष्ट्रवाद का बीज बना। मतलब यही ना कि आप कितने दिन भाई मनमानी करोगे, कभी ना कभी तो भांडा फूटता ही है। तो इस तरीके से इनका भी भांडा फूटने का टाइम आ चुका था। फिर अब अगला है कि रोल इन पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड नेशनल मूवमेंट। अब इसमें क्या क्या है कि राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका। इसमें क्या क्या होता है कि एजुकेशन इनेबल, मतलब जो शिक्षा है वो क्या क्या इनेबल करती है, मीन्स क्या क्या हमारे लिए संभव करती है। सबसे पहला कॉमन पॉलिटिकल लैंग्वेज, कि साझा राजनीतिक भाषा, वही कि जो राजनीतिक भाषा है उसको हमारे आम लोगों में क्या करती है, वो साझा करती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास मीन्स शिक्षित
यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वहां से भी शिक्षा का क्या होता है, उदय होता है। फिर लीडरशिप ऑफ फ्रीडम मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता आंदोलन का एक नेतृत्व होता है, मीन्स एक प्रकार से नेतृत्व होता है किसका, स्वतंत्रता आंदोलन का, कि अब हमको भी स्वतंत्रता चाहिए, हम अपने तरीके से जी सके, इस तरीके से। फिर एजुकेशन बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब शिक्षा प्रतिरोध का साधन बन गई, कि यहीं से शिक्षा जो है वो उनका हम लोग प्रतिरोध करने लगे। और अगर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं, मेंटल अवेकिंग देखते हैं, मीन्स वही ना कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मानसिक जागरण, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि क्रिएटेड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एक मुझे इन साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं आता, उन्होंने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का चर्चा किया है, मुझे लगता है कैरन हॉर्नाई ने किया है शायद, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, तो उन्होंने इसकी बात करी थी। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हम हीन भावना हमारे अंदर पैदा होने लगती है। फिर उसके बाद में क्या हुआ लेटर ऑन कि जनरेटेड क्रिटिकल सेल्फ अवेयरनेस इंस्पायर्ड रिफॉर्म मूवमेंट्स, मीन्स फिर आत्म आलोचनात्मक चेतना विकसित हुई और सुधार आंदोलनों की क्या होती है, प्रेरणा हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि गांधीन क्रिटिक एंड द नेशनल अल्टरनेटिव, मीन्स गांधीवादी आलोचना और राष्ट्रीय विकास। अब इसमें क्या क्या होता है कि गांधी रिजेक्टेड ब्रिटिश एजुकेशन बिकॉज इट, मतलब गांधी जी ने जो इस तरीके से मनमानी कर रहे थे, जो अपनी नीतियां बना करके हमारे पे थोप रहे थे, हमें प्रेशराइज कर रहे थे, अब इसका उन्होंने विरोध करा, इसको अस्वीकार किया। क्योंकि क्या हुआ कि सेपरेट इंटेलेक्ट फ्रॉम लेबर, कि इन्होंने ज्ञान और श्रम में क्या किया, विभाजन किया। वहीं पर जब बात करते हैं गांधी जी की ना, ये श्रम आधारित शिक्षा की ही बात करते हैं, बट इन्होंने ज्ञान और श्रम दोनों को क्या करा, अलग कर दिया, और इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट करा। फिर डिस्ट्रॉय डिग्निटी ऑफ वर्क, मतलब जो श्रम की गरिमा थी, जो मेहनत करके हम एक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसको इन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया था। फिर वर्धा स्कीम्स एंड, यानी कि जो गांधी जी की वर्धा स्कीम थी, वर्धा योजना थी, वो क्या उद्देश्य था इनका कि रिस्टोर कल्चरल कॉन्फिडेंस, कि हमारी जो अपनी सांस्कृतिक आत्मविश्वास है ना, उसको हमें बना करके रखना, जो हमारी चली गई उसको हमें वापस लेना है। फिर बिल्ड नेशनल कैरेक्टर, कि हमारी जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम बरकरार रख सकते हैं, उसको हमें दबने नहीं देना है। इस तरीके से यही रीजन था कि उन्होंने इसको अस्वीकार किया। अगला देखते हैं, तो मूल्यांकन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या क्या है कि सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक रही। उसके बाद पर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, कि अगर कोई हमारे लिए बाधा का काम करता है, या तो हम वहां से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब हमारे हम वहां से एक प्रकार से बोल सकते हैं ना कि हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं, या फिर सही रास्ते पर कैसे जाना है उसके लिए भी हमारे अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो बिल्कुल इससे एक हमारे अंदर चेतना भी जागृत हुई कि हम किस तरीके से अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं, और अपना जो हमारा अपना कल्चर है उसको बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सो आर्थिक रूप से सीमित, राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी, मतलब हमें तो आर्थिक रूप से हम सीमित रह गए, लेकिन राजनीतिक रूप से हम परिवर्तनकारी हो गए, और हमने खुद में अपना परिवर्तन स्टार्ट करना शुरू, हमने अपना परिवर्तन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया 1857 to 1947 deliberately restricted socio-economic development by the neglecting mass technical and vocational education, yet through the introduction of modern political ideas and critical thinking, it uh, unintentionally nurtured a national conscience that ultimately challenged the colonial domain डोमिनेशन मीन्स क्या होता है कि 1857 से 1847 के बीच की जो ब्रिटिश शिक्षा नीति थी ना, उन्होंने जन शिक्षा और तकनीकी विकास की उपेक्षा कर सामाजिक आर्थिक विकास को क्या करा, वो ऑब्स्टिकल का काम उन्होंने किया, मीन्स हमारे लिए उन्होंने बाधक का काम किया। येट किंतु परंतु लेकिन क्या होता है कि इसके थ्रू आधुनिक जो विचारधारा थी और आलोचनात्मक चेतना था, इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, कि हम अपनी राष्ट्रीयता को पहचाने, हम अपनी चेतना में आए कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें अब अवेक होना था, अलर्ट होना था, जिसने अंततः औपनिवेशिक शासन को क्या करी, चुनौती दी कि भैया अब तो आपका यहाँ पर ठिकाना नहीं होने वाला, अब हम आपको चैलेंज करते हैं, अब आप मुझे दिखाइए आप क्या है और हम क्या है। मीन्स अब हमारी चेतनता हमारे में वापस आ चुकी, अब आप हमें बाबू वाला काम मीन्स क्लर्क नहीं बना सकते, अब हम आपको क्लर्क बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम इससे निकल कर बाहर आते हैं। सो ये रहा गाइस आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जहाँ पे भी आपको कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा,
कोई भी लाइक डाउट्स कोई भी क्वेरी होंगी, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर से दीजिएगा। एंड हाँ, आपको कुछ इसमें से ना समझ में आया, फिर कुछ हमें अपने में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप यू आर फ्री टू से आप मुझे बोल सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू लर्न एंड इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।